चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन का सेकंड लेक्चर है जिसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे। उससे पहले कुछ थोड़ी बहुत चीज़ों को हम समझ लीजिए जरा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूटन सेल थ्योरम। ठीक है, उसमें बेसिक से कुछ इंट्रोडक्शन की बात, जरा उसको सुन लो पहले आप। बेटा कॉन्सेप्ट है न्यूटन सेल थ्योरम। न्यूटन की सेल थ्योरम में हम दो ऑब्जेक्ट लेंगे, एक स्फेरिकल सेल लेंगे और दूसरा सॉलिड स्फेयर लेंगे। हम एक लेते हैं स्फेरिकल सेल और सेकंड बेटा लेते हैं इसी के साथ में सॉलिड स्फेयर। अब जरा मतलब समझना, स्फेरिकल सेल का मतलब होता है कंडक्टिंग सेल, और स्फेरिकल सेल की ही प्रॉपर्टी में आता है नॉन कंडक्टिंग सेल। मतलब स्फेरिकल सेल में दो चीजें आती हैं, एक कंडक्टिंग सेल आता है और सेकंड नॉन कंडक्टिंग सेल आता है। और सॉलिड स्फेयर में आता है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर। अब कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग का जरा मतलब आप समझ लीजिए। कंडक्टिंग का मतलब होता है जो जिसका मास सिर्फ सरफेस पर हो, मतलब इनसाइड खाली हो, वो होता है हमारा कंडक्टिंग। और नॉन कंडक्टिंग वो होता है जिसमें मास पूरा भरा हो अंदर, वो होता है नॉन कंडक्टिंग। तो स्फेरिकल सेल और सॉलिड स्फीयर, जरा हम एक बात जानते हैं बेटा कि ये सपोज दैट ये हमारे पास एक हमने स्फेरिकल सेल ले लिया, इस सेल में यहां पर बेटा मास भरा हुआ है। ठीक, यहां पर मास भरा हुआ है। मान लेते हैं इसका मास कितना है, m है। इसकी रेडियस जो है बेटा वो है r, और r डिस्टेंस पर हमने एक छोटा सा मास m रख दिया। r डिस्टेंस पर एक मास हमने m रख दिया। एक तरह से आप कह सकते हो ये ऑब्जेक्ट है बेटा। ठीक है, ऑब्जेक्ट है। हमको रूल के हिसाब से पता है F इक्वल कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपान r स्क्वायर। F इक्वल कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपान r स्क्वायर। ये क्या बच्चा हमको एक बात दिख रही है कि जो r है इज ग्रेटर देन r है, ये r से ग्रेटर है। तो ये r से ग्रेटर है, उस समय f किसके इक्वल है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपान r स्क्वायर। लेकिन थोड़ा सोचो, ये मास इस मास को अपने सेंटर पे अट्रैक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू रूल के हिसाब से। ग्रेविटेशनल फोर्स में जो सेल थ्योरम न्यूटन ने दी, उन्होंने कहा जो हैवी मास ऑब्जेक्ट है वो स्मॉलर मास को अट्रैक्ट करेगा। कहां खींचेगा, टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ लाएगा। अगर सेंटर की तरफ लाएगा इसका मतलब है इस पे कोई ना कोई फोर्स लगेगी जो इसको क्या करेगा, मास कैपिटल M के पास लाएगा। उस समय हमारा फॉर्मूला कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपान r स्क्वायर होता है। मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे आप जाओगे उतना फोर्स क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। अगर हम इन्फिनिटी पर पहुंच जाएं तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वैसे इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं होता है, इतनी जल्दी फोर्स जीरो नहीं होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू थ्योरी या न्यूमेरिकल कि r को इन्फिनिटी कर दो तो भैया वहां पर f कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन जब तक ये ऑब्जेक्ट इस सेल के इस सरफेस तक नहीं आएगा तब तक तो फॉर्मूला वही है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपान में r स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। अगर बच्चा इसकी जगह हम सॉलिड स्फीयर लेते हैं, सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर लेते तो मास तो उसमें भी भरा हुआ है ना, फुलफिल तो वो भी है, तो फुलफिल ये भी है, तो वो भी तो मास m को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो जब r से ग्रेटर होगा उस समय फॉर्मूला कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपान r स्क्वायर। लेकिन ये तो फर्स्ट कंडीशन हमारी हो गई, फर्स्ट कंडीशन। लेकिन जरा थोड़ा सोचो कि अगर हम सेकंड कंडीशन के हिसाब से चलें, मतलब सेकंड कंडीशन के हिसाब से हमने बेटा ये स्फेरिकल सेल लिया, यहां पर बेटा मास भरा हुआ है। ठीक, अब जरा सोचो कि ये जो इसका मास क्या है, कैपिटल M है, इसकी बेटा रेडियस कितनी है, कैपिटल R है। हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं
ये जो आर था, आर, इस आर को हम क्या ले आए, सरफेस पे ले आए। कहां ले आए बेटा, सरफेस पे। तो सरफेस का मतलब यहां पे ले आए कुछ, हम कहां ला रहे हैं, एट सरफेस। तो जरा सरफेस पे लाओ, तो एफ इक्वल कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या बेटा फॉर्मूले में आर आर के इक्वल है, स्मॉल आर किसके इक्वल, कैपिटल आर के इक्वल है। अगर स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल है तो फॉर्मूला मिला कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक, ये बात तो समझ में आ गई कि हम सरफेस पर आए, तो सरफेस पर जब आए तो हमने आर की जगह उसकी रेडियस लिख दी, और रेडियस कितनी थी बेटा, कैपिटल आर थी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब चाहे स्फेरिकल सेल हो या आपके पास बेटा सॉलिड स्फीयर हो, सॉलिड का मींस यहाँ पूरे में बेटा मास भरा हुआ है, पूरे में मास भरा हुआ है। लेकिन जब तीसरी कहानी में हम आए, जो सबसे मेन है आपके लिए, आप सरफेस से बाहर थे, हमने क्या किया, कैपिटल एम मास से आर डिस्टेंस पे स्मॉल एम मास ले लिया, तो फोर्स कितना, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन जैसे ही उस मास को हम सरफेस पर लाए तो ये फॉर्मूला बन गया। लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अभी सबको डेंसिटी में बदलेंगे। तीसरी बात जरा जो सबसे मेन है आपके लिए, हमने बच्चा क्या किया कि आर को आर से कम कर दिया, स्मॉल आर को आर से कम कर दिया। तो जरा बताओ, दैट इज स्फेरिकल सेल, ये स्फेरिकल सेल है, यहां पर बेटा मास भरा हुआ है, तो बताओ इसकी रेडियस कितनी, कैपिटल आर। हम बेटा यहां पे आ गए, ठीक, यहां पर आ गया मास एम। अब जरा बताओ इसकी रेडियस कितनी, डिस्टेंस कितनी मान लो, आर मान लो। तो आर मान लो, तो क्या आर आर से कम हो गया, आर आर से छोटा हो गया। अब जरा थोड़ा सोचो कि अगर इस मास को इस सरफेस से जैसे ही अंदर लाए होगे, तो इस मास m जब यहां पर था तो फोर्स कहां था, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टुवर्ड द सरफेस, टुवर्ड्स द सरफेस। लेकिन जैसे ही सरफेस के अंदर आए, यहां तो खाली है, स्फेरिकल सेल का मतलब खाली, जो अंदर से खाली है। तो बेटा बताओ यहां पर जब खाली है तो फोर्स के लगने की डायरेक्शन तो डिफरेंट हो गई ना। अब मास m जब अंदर आया तो इस पे हर डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। क्यों लग रही है, क्योंकि मास यहां भरा था बाहर के सरफेस पे। तो सारे फोर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। कैसे, ये मास m, इस पे बेटा फोर्स इधर भी लगा, ऐसे भी इधर आया फोर्स, इधर आया, ये वाला इसको कैंसिल, ये वाला इसको कैंसिल, ये वाला इसको कैंसिल, ये वाला इसको कैंसिल। तो ओवरऑल जब ये इनसाइड सरफेस के अंदर आया स्फेरिकल सेल में, तो कह रहा वो अंदर से खाली है, तो पॉइंट मास का बिहेव करेगा नहीं, तो हमको पॉइंट मास चाहिए। तो पॉइंट मास का बिहेव करेगा नहीं, सेंटर पे मास है नहीं, तो भैया यहां पर फोर्स कितना हो गया, जीरो। यहां पर कोई फोर्स वर्क नहीं करेगा। लेकिन ये तो आपने कहा स्फेरिकल सेल में, हमारे पास सॉलिड स्फीयर भी है और वो तो फुलफिल है, पूरा भरा हुआ है। तो हमने लिया यहां पर सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर कहानी वही कि रेडियस कितनी है बच्चा, आर है। हम यहां पर आए, आर डिस्टेंस पर हमने मास लिया एम, बेटा इसका मास कितना, कैपिटल एम। बहुत दिमाग से समझना बात को। बेटा एक चीज बताओ, अगर सेल के अंदर जाओगे आप, सॉलिड के अंदर जाओगे तो मास को लॉस करोगे। अगर सॉलिड के अंदर जाओगे तो विदाउट मास लॉस आप पॉसिबल ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो सॉलिड एकदम भरा हुआ है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट हमने मान लिया, लेट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर, क्या मान लू बेटा, मास एम आर। कितना मैंने मास मान लिया, एम आर, कि जब यहां पर आर डिस्टेंस पर था तो इस स्ट्रक्चर का कितना मास रिमेनिंग बचा, एम आर। तो बताओ फोर्स कितना, एफ इक्वल कैपिटल जी एम, कितना मास, एम आर जो अंदर बचा, अपॉन में बच्चा डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर। कितनी डिस्टेंस है, आर स्क्वायर। ठीक, अब थोड़ा दिमाग लगाते रहना। जरा इस एम आर की वैल्यू बताओ, एम आर की वैल्यू बताओ, मास इक्वल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास इक्वल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। बेटा वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और डेंसिटी कितनी, रो हो गई। डेंसिटी कितनी हो गई, रो हो गई। जरा बताओ जब पूरा ऑब्जेक्ट हमारे पास था उसका मास कितना था, 4/3 पाई, तब रेडियस कितनी थी,
आर क्यूब, और डेंसिटी तब भी बच्चा कितनी थी, रो। डेंसिटी थोड़ी बदल जाएगी, डेंसिटी तो वही रहेगी, लेकिन मास उस समय कितना था, कैपिटल एम था। उस समय रेडियस कितनी थी, कैपिटल आर थी। जब हम आर डिस्टेंस अंदर चले गए तो मास लॉस किया। मास का लॉस कितना किया, तो हमने कहा रिमेनिंग एम आर। यहां पर जब हम आए तो भैया यहाँ पर जो मास बचा था वो था मास कितना, एम आर। तो एम आर कितना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। बेटा डिस्टेंस कितनी, यहाँ पर आर डिस्टेंस है ना, तो क्या मानोगे, आर क्यूब इंटू आर। थोड़ा दिमाग लगाना, हमने क्या किया कि 4/3 पाई आर क्यूब इंटू कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब। बेटा ये जो आर था ना, आर क्यूब, इससे मैंने इंटू कर दिया, डिवाइड कर दिया। जरा सोचो, थोड़ी देर दिमाग लगाओ, डेंसिटी तो लिखनी ही पड़ेगी। बताओ, जब आर क्यूब को आपने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, इस आर क्यूब को थोड़ी देर छोड़ दो तो 4/3 पाई आर क्यूब। क्या आपको कुछ कैपिटल एम दिख रहा है? अगर आप थोड़ी देर के लिए आर क्यूब को भूल जाएं तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब को क्या कह रहे हैं, कैपिटल एम कह रहे हैं। ठीक है, देख लेना। अब बताओ जगह का भाव, नोट करो। चलिए, तो देखिए फोर्स कितना आया, F इक्वल कैपिटल जी एम, ऑब्जेक्ट का मास। बेटा जहां सेंटर पे मास बचा, कितना सेंटर पे मास बचा था, एम आर, और अपॉन है बेटा आर स्क्वायर। हमने बेटा एम आर की वैल्यू निकाल दी। एम आर कितना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई, जहां पहुंच गए आर क्यूब इंटू बेटा रो। हमने क्या किया, कैपिटल आर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। थोड़ी देर इसको भूल जाइए, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू रो को मास एम कहते हैं, मास एम कहते हैं। तो क्या बेटा हम F इक्वल कैपिटल जी, अब बताओ मास एम तो रहेगा ही रहेगा। अब क्या हम करें, यहां से पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। इस फॉर्मूले को बनाइए। यहां पर फॉर्मूला है एम आर अपॉन में एम, अपॉन में एम, एम आर जो बचा हुआ मास अपॉन में टोटल मास। बताइए कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, ये तो फॉर्मूला हो गया एम आर का, अपॉन में कैपिटल एम का 4/3 पाई आर क्यूब रो। बेटा 4/3 पाई, 4/3 पाई, रो से रो कैंसिल। पहला फॉर्मूला आपके पास बन गया एम आर अपॉन कैपिटल एम, कितना बेटा, आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। ये आर कौन सी, डिस्टेंस, ये आर कौन सी, रेडियस। ये पहला फॉर्मूला आपके सामने आ गया। ठीक, इसका मतलब है हम एम आर की जगह, इसका मतलब है बेटा हम एम आर की जगह लिख सकते थे कैपिटल एम इंटू आर क्यूब अपॉन रेडियस का क्यूब, लिख सकते हैं। एम आर की जगह हम लिख सकते हैं आर क्यूब इंटू मास एम अपॉन में रेडियस का क्यूब। देखिए ये आपके सामने एम आर लिखा है, इसको हटा लीजिए, इसको हटा लीजिए, तो फॉर्मूला क्या बन गया, F इक्वल कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू एम आर की जगह कैपिटल एम आर क्यूब अपॉन बेटा रेडियस का क्यूब। देखो दो पावर से दो पावर कैंसिल, यहाँ एक पावर बची। तो बताओ F इक्वल कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर क्यूब। बेटा यहाँ कितना बच गया, देखो अभी तक आप सब जगह पढ़ रहे थे फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, और यहां पर आपको नया आंसर मिल गया F प्रोपोर्शनल आर, F प्रोपोर्शनल आर। मतलब अभी आप कह रहे थे कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस 2 गुना कर दो तो फोर्स 4 गुना कम हो रहा था, और डिस्टेंस 3 गुना कर दो तो 9 गुना कम हो रहा था जब हमने आउटसाइड वाले में किया था। लेकिन सॉलिड स्फीयर के इनसाइड तो फिनोमिना बदल गया, आ रहा है F प्रोपोर्शनल आर। मतलब सॉलिड स्फीयर से, सेंटर से जितनी आर डिस्टेंस तुम दूर जाओगे उतना फोर्स बढ़ेगा, उतना फोर्स। लेकिन कब तक बढ़ेगा, कब तक, जब तक इसकी सरफेस पर ना आ जाओ। और जैसे ही सरफेस पर आ जाओगे तो भैया सरफेस पर आते ही फॉर्मूला बदल जाता है। अब क्या लगता है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर।
और जैसे ही सरफेस से बाहर चले गए, आप आउटसाइड चले गए, तो F इक्वल जी एम एम अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, ये रेडियस का स्क्वायर सरफेस पर, और सरफेस के बाहर जाते ही ये फॉर्मूला। लेकिन जैसे हम सेंटर से इंड की तरफ चल रहे थे, सेंटर से इंड की तरफ, तो भैया फोर्स बढ़ रहा था F प्रोपोर्शनल R। मतलब अगर हम मान लें कि अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर है, तो जरा सोचिए कि अर्थ के सेंटर पे हम आ जाएं तो वहां रेडियस खत्म, जीरो हो गई। अब हम जैसे जैसे रेडियस की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ेगा। लेकिन कब तक बढ़ेगा? जब तक हम 6399 किलोमीटर पर ना आ जाएं, मतलब 6400 की बाउंड्री पे जब तक नहीं आ जाएंगे, तब तक वो फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। और जैसे सरफेस पे आएंगे तो कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि सरफेस पे चेंज होता नहीं। और सरफेस के बाहर जाएंगे तो F प्रोपोर्शनल 1 अपान R स्क्वायर, डिस्टेंस जितना बढ़ती जाएगी फोर्स उतना घटता जाएगा। R अगर इन्फिनिटी पर चला गया तो फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फोर्स कितना? जीरो। तो ये कहानी सॉलिड स्फीयर की। यहां पर आपको एक स्पेशल फॉर्मूला मिला, mr अपान कैपिटल M R क्यूब, ये डिस्टेंस है और ये बेटा रेडियस है। अगर इसी का हम ग्राफ बना लें बच्चा, अगर हमसे कोई कहे F वर्सेस R का ग्राफ बना दीजिए, तो आप बना लीजिए। ये बेटा F और ये बच्चा R, ठीक। पहले बताओ, पहले इनसाइड लिखें, फिर सरफेस लिखें, फिर बाहर चलें, यही सीरियल है। पहले अंदर थे, फिर सरफेस पर आए, फिर बाहर गए। तो बताओ अंदर क्या था? F प्रोपोर्शनल R, मतलब बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो मतलब कुछ ऐसे। ये हो गया बेटा F प्रोपोर्शनल R। सबसे ज्यादा कहां? सरफेस पर, सबसे ज्यादा वैल्यू सरफेस, तो ये इसका सरफेस। यहां लिख दो स्मॉल r इक्वल, बोलो बात ठीक। जब बाहर चले तो बेटा F प्रोपोर्शनल 1 अपान R स्क्वायर, तो क्या बेटा? पैराबोलिक डाउनवर्ड, पैराबोलिक डाउनवर्ड। अब क्या हो गया? F प्रोपोर्शनल 1 अपान R स्क्वायर। जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगी उतना फोर्स क्या होता जाएगा? वीक होता जाएगा। तो हमको न्यूटन सेल थ्योरम में तीन बातें मिली। स्फेरिकल सेल के आउटसाइड कैपिटल जी स्मॉल m अपान R स्क्वायर, जितनी डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स वीक हो जाएगा। सेल के सरफेस पर क्या मिला? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपान रेडियस का स्क्वायर, डिस्टेंस की जगह आ गई रेडियस। जब इनसाइड आए तो फोर्स हो गया जीरो, क्योंकि सेंटर पे कुछ भी मास था ही नहीं। अब आओ सॉलिड स्फीयर में। सॉलिड स्फीयर में आउटसाइड सेम कहानी स्फेरिकल सेल, सरफेस सेम कहानी जैसे स्फेरिकल सेल। लेकिन जैसे ही अंदर हम आ रहे थे, तो अंदर आने पर बात पता चली कि सेंटर से जितना दूर जाते रहोगे, जब तक सरफेस ना मिले तब तक फोर्स क्या करेगा? इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर F प्रोपोर्शनल क्या है? R है। तो सॉलिड स्फीयर, इसीलिए अर्थ हमारा क्या है? सॉलिड स्फीयर है। अर्थ के सरफेस पर सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जहां पर हम लोग रहते हैं। और जैसे जैसे अर्थ के सेंटर की तरफ भागोगे तो सरफेस पर ज्यादा, तो सेंटर की तरफ जैसे जाते जाओगे तो फोर्स वीक होता जाता है, और ग्रेविटी जहां खत्म हो जाती है वहां फोर्स भी खत्म हो जाता है। इसीलिए अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी नहीं होती और अर्थ के सेंटर पे कोई फोर्स नहीं होता। सेंटर से दूर भागोगे अप टू रेडियस, जब तक रेडियस ना मिल जाए तो फोर्स लगातार क्या करेगा? इंक्रीज होगा। और यही टॉपिक है आपका न्यूटन सेल थ्योरम। नोट कर देखिए, हमने सरफेस ऑफ अर्थ पर सॉलिड स्फीयर, और अर्थ क्या है हमारी? सॉलिड स्फीयर। उसके सरफेस पे आपने बेटा कुछ रिलेशन निकाला है, जरा बताइए क्या है सरफेस पर? F इक्वल जी एम एम अपान R स्क्वायर, ठीक। क्लास 9th में आपने सुना होगा ग्रेविटी फोर्स। सब कहते थे अर्थ सारे ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर पे अट्रैक्ट करता है। सेंटर का मतलब सरफेस पर। तो बेटा सरफेस पर ग्रेविटी फोर्स कितना होता है? ग्रेविटी फोर्स सबसे ज्यादा बेटा सरफेस पर होता है। कितना? mg। F इक्वल, जरा वैल्यू रखिए, mg इक्वल जी एम एम अपान R स्क्वायर। बेटा m से m कैंसिल, तो बताओ g किसका इक्वल आया? gm अपान R स्क्वायर।
लड़कों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है इस बात का कि ऑब्जेक्ट हैवी है तो ग्रेविटी ज्यादा होगी, ऑब्जेक्ट लाइटर है तो ग्रेविटी कम होगी। ऐसा कुछ नहीं है। कैपिटल एम अर्थ मास है जो फिक्स होता है 10 की पावर 24 kg। कैपिटल जी कांस्टेंट है, रेडियस अर्थ की कांस्टेंट है। तो बताइए ये जी तो किसी पर भी डिपेंड नहीं है, तो ध्यान रखिएगा जी डज नॉट डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट मास। भैया ग्रेविटी ऑब्जेक्ट मास पे डिपेंड करती ही नहीं है। ऑब्जेक्ट चाहे वो हमारा 10 की पावर -30 kg का हो चाहे 10 की पावर +30 kg का हो, सबके लिए ग्रेविटी क्या रहती है, सेम रहती है, चेंज नहीं होती है। तो इसी का हम एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, आप न्यूमेरिकल अप्लाई करिए। चलिए एक न्यूमेरिकल दे रहा है, कह रहा है जी ऑन अर्थ। सबको मालूम है जी अर्थ पे कितना होता है, जी अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहां पर बेटा, अर्थ पर, ठीक है। फिर कह रहा है फाइंड इट्स वैल्यू ऑन द मून, मून पर इसकी वैल्यू बताइए। तो ये अर्थ पे है, पूछ रहा है बेटा मून पे। वैसे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मून की ग्रेविटी अर्थ के कंपेयर में 1/6 होती है। मून पर ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 होती है। फिर भी अब न्यूमेरिकल है तो उसको सॉल्व करते हैं। कह रहा गिवन मास ऑफ अर्थ, बेटा मास ऑफ अर्थ दे रहा है आपको 6.4 × 10 की पावर 24 kg, ठीक है। मास ऑफ मून दे रहा है mm, मास ऑफ मून 7.4 × 10 की पावर 22 kg। रेडियस ऑफ मून दे रहा है rm, वो गिवन है बेटा 1.76 × 10 की पावर 6 मीटर, ठीक है। और रेडियस ऑफ अर्थ दे रहा है RE 6.4 × 10 की पावर 6 मीटर। ये सारी वैल्यूज बेटा आपको दे रहा है, ठीक। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है बताओ कि मून पे ग्रेविटी कितनी है। तो बेटा फॉर्मूला आपके सामने लिखा है G = gm/r²। तो पहले अर्थ के लिए निकाल लीजिए, तो GE = gme अपान बेटा r²। ऐसे ही मून पे निकाल लीजिए gm, g मास mm अपान रेडियस का स्क्वायर rm²। बेटा इन दोनों को डिवाइड करो तो g से g कैंसिल हो गया। तो बताओ क्या रिलेशन बना, GE अपान gm, GE अपान gm। यहां कितना बचा, me अपान re² और यहां बचा mm अपान rm²। तो बेटा यहां बचा me और साथ में आ जाएगा rm², नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और अपॉन में क्या जाएगा mm और यहां हो जाएगा बेटा re का स्क्वायर। बेटा आपके सामने me दिया हुआ है, me रख लीजिए। कितना है me, 6.4 × 10 की पावर 6। बेटा mm है 7.4 × 10 की पावर 22। ऐसे बेटा rm कितना है 1.76 × 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर। और बेटा RE है 6.4 × 10 की पावर 6 का स्क्वायर। और बेटा यहां पर हो गया GE अपान GM, तो GE बेटा 9.8 अपान में GM। अभी आपके सामने ये कैलकुलेशन करना है जो काफी लेंदी दिख रहा होगा आपको, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, आप इसको सॉल्व करिएगा। और बेटा फिक्स वैल्यू है, GM कितना आता है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करिए ना करिए वो फिक्स है। मून पे ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 होती है। बड़ा कंफ्यूजन है कि कहते हैं 10 kg का मास जब मून पे गया तो वो 1/6 हो जाएगा। मास कांस्टेंट है, मास आप किसी भी प्लेनेट पे जाए चेंज नहीं होता, चेंज होती है वहां पर ग्रेविटी। तो मास नहीं बदलता, वेट बदलता है। वेट किस वजह से बदल जाता है, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से। अब ऐसे ही बेटा किसी भी प्लेनेट का आपसे पूछ ले, इन्हीं फॉर्मूले से अप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा, नोट कर चलिए। अब ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, जिसको बेटा आप फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हो, फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक। कुछ लोग फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं,
कुछ लोग फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं और कुछ लोग पावर ऑफ फील्ड कहते हैं। ये सारे नाम एक ही हैं। फिर सुन लीजिए, ग्रेविटेशनल फील्ड कहूं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहूं, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड कहूं, पावर ऑफ फील्ड कहूं, ये सारे नाम एक ही हैं। ठीक है, हमने क्या किया बेटा, हमको एक बात मालूम है, शुरुआत में हमको पढ़ाया गया था कि फिजिक्स दो चीजों से बनी है, एक मैटर से, एक एनर्जी से। और शायद आपने पढ़ा होगा बेटा, मैटर वो है जो सराउंडिंग में प्लेस लेता है, प्लेस लेता है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻31 kg, जीरो तो नहीं है। अगर हम इसका प्लेस निकालें तो जितना मास है कुछ ना कुछ तो प्लेस लेगा ना। अब वो इलेक्ट्रॉन की जगह कोई हैवियर ऑब्जेक्ट भी हो सकता था। तो ऐसे ही हर मास, जो भी मास है, वो अपने अराउंड में एक फील्ड क्रिएट कर लेता है। जो भी ऑब्जेक्ट है अगर उसमें मास है तो वो स्पेस में क्या करता है, एक फील्ड क्रिएट करता है। अब वो फील्ड कैसे क्रिएट करता है उस बात को सुनो। जैसे मान लो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास बेटा कैपिटल M है। इस कैपिटल M मास से r डिस्टेंस पर हमको पॉइंट P दे दिया गया। अब कहा इस पॉइंट P पर जरा फोर्स बताओ और फील्ड बताओ। तो बेटा सिंगल मास से कोई फोर्स निकलता नहीं, आपको अच्छी तरीके मालूम। सिंगल मास से कौन सा फोर्स आएगा, न्यूटन सेकंड लॉ से। यहां सेकंड नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल की बात कर रहे हो आप। इसका मतलब है इसको एक मास और चाहिए। तो हम लेट कर लेते हैं पॉइंट P पर एक मास M, और इस मास का नाम दे देते हैं टेस्ट मास। क्या मान देते हैं, टेस्ट मास। और इस कैपिटल M को कह देते हैं सोर्स मास। क्या कहते हैं, सोर्स मास। ध्यान रखना गिवन वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, गिवन वैल्यू। और टेस्ट मास बेटा आपकी बुक में इसको यूनिट मास कहते हैं। ये हम लोग लेट करते हैं, मान लेते हैं। और यूनिट मास हमेशा कैसा होता है, वेरी स्मॉल वैल्यू। ध्यान रखना कितनी छोटी वैल्यू होगी, इतनी छोटी होगी कि फील्ड पर कोई अलग से इफेक्ट नहीं डालेगी, इतनी छोटी वैल्यू होती है। तो बताओ इस M, ये M ये इसके सेंटर पे आएगा, ये M क्या करेगा, ये कैपिटल M इसको अट्रैक्ट करेगा, या तो बेटा रिपल्स करेगा। दो ही कहानी कर सकता है, या तो ये अट्रैक्शन देगा और या तो ये क्या देगा, रिपल्सन देगा। अगर रिपल्सन देगा तो फोर्स की डायरेक्शन कहां चली गई, बाहर की तरफ। फोर्स कहां चला गया, बाहर। अब थोड़ा सोचो, जहां फोर्स वहीं फील्ड, जहां फोर्स वहीं फील्ड। तो अगर इसकी फील्ड कहां है तो फॉर्मूला होता है ई कौन, क्या नाम है ई का, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी या फील्ड स्ट्रेंथ। तो कैसे निकाला बेटा, FO/m से। बेटा F क्या है, F ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच का, और M क्या है, यूनिट मास। M क्या है बेटा, यूनिट मास। तो हम एक काम करें ना, क्या डेफिनेशन बना लें, क्या हम कहें कि एक यूनिट मास पे जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, क्या उसी का रेशियो ही हमारी फील्ड स्ट्रेंथ है। क्या इसका ऐसा मतलब नहीं निकाल सकते कि यूनिट मास पे जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्या उसी का रेशियो ही हमारी फील्ड स्ट्रेंथ है। बिल्कुल है। अब फिर सोचना, एक मास है, उस मास ने अपने अराउंड इट क्रिएट अ फील्ड, वो खुद एक फील्ड बना लेता है। जैसे ही सेकंड ऑब्जेक्ट कांटेक्ट विद द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, जैसे ही सेकंड ऑब्जेक्ट को फर्स्ट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाते हो, इट विल बी फील अट्रैक्शन और रिपल्शन। या तो वो फील करेगा अट्रैक्शन या तो वो फील करेगा रिपल्शन। लेकिन समस्या यहां पर ये है, क्योंकि मास आज तक आपने नेगेटिव नहीं सुना होगा। मास की पावर नेगेटिव सुनी होगी, लेकिन मास की बेस वैल्यू कभी नहीं सुना होगा, -10 kg। मास कभी नेगेटिव होता ही नहीं बेटा, क्योंकि मास क्या इनर्शियल है, और इनर्शियल जो क्वांटिटी होती हैं वो कभी भी नेगेटिव होती ही नहीं। तो क्या बताइए, यहां रिपल्सन की तो बात ही खत्म हो गई। क्या रिपल्सन अप्लाई हुआ। आप शुरुआत में कहते थे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, तो बहुत छोटे वर्ड में कहा जाता था यूनिवर्सल अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। पूरे यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट दूसरे को खींच रहा है,
इसका मतलब रिपल्सन तो नहीं कर रहा। तो रिपल्सन नहीं कर रहा है तो इस बात का मतलब समझिएगा कि यहां पर अब फोर्स क्या बाहर जाएगी क्या, क्योंकि तो अट्रैक्शन दे रहा है, सिर्फ अट्रैक्शन दे रहा है तो फोर्स कहां जाएगी, अंदर की तरफ। फोर्स कहां जाएगी, अंदर। बेटा फोर्स अंदर गई तो फील्ड भी कहां चली जाएगी, अंदर की तरफ। फील्ड कहां चली जाएगी, अंदर। तो फील्ड क्या, ई हो गई। ई को क्या कहते हैं, एफ अपॉन एम। डेफिनेशन क्या बनाओगे, द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास विच इज नोन एज, उसी को कहते हैं बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बोलो या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहो। क्या आप जरा गौर से देखना, क्या ये आपको जी की तरीके बिहेव कर रहा है, जरा ध्यान से देखो बेटा। इस मास से आर डिस्टेंस पर आपने मास एम लिया है, जरा बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन बेटा आर स्क्वायर। तो बेटा E इक्वल एफ, एफ कितना, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर स्क्वायर अपॉन एम, एम से एम। क्या बेटा यहां प्रूव होके आया E इक्वल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। बेटा जी भी कांस्टेंट, कैपिटल एम भी कांस्टेंट, आपने अर्थ को मान लिया। तो बताओ यहां तो सिर्फ एक बात प्रूव होके आई कि E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनल 1 अपॉन, जितनी रेडियस बढ़ती, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उतनी फील्ड क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। अब बात मतलब समझो, आपने 10 kg ऑब्जेक्ट के पास 2 kg का ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, और डिस्टेंस 1 मीटर का सेपरेशन दिया, तो 2 kg मास हैव मैक्सिमम फोर्स ऑफ फील्ड इन कंपैरिजन टू व्हेन इट इज प्लेस्ड एट 100 मीटर। अगर 100 मीटर पे रख देते तो वो उतना फोर्स फील ना करता जितना वो कहां पे फील कर रहा था, जब उसको 1 मीटर पर रखा गया था। सन और अर्थ, सन का मास और अर्थ के मास में डिफरेंस है। सन 10 की पावर 30 kg, अर्थ 10 की पावर 24 kg। और आपने हमेशा सुना है ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगाता है, सन लगाता है। और किस पे लगाता है, अर्थ पर। मतलब हर बड़ा मास छोटे मास को क्या करता है, खींचता है। तो क्या उल्टा नहीं कह सकते कि जो स्मॉल ऑब्जेक्ट मास है टूवर्ड्स द बिगर मास, वो बड़े मास की तरफ जाता है। क्या किसी पर्टिकुलर रीजन में जाता होगा ना, इन्फिनिटी पे तो चला नहीं जाता होगा। तो जितने रीजन को सेपरेट करता है उसी रीजन को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, या आप कहते हो फील्ड स्ट्रेंथ के नाम से। इतनी बात ठीक है। तो आपको क्या पता चला कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ रियल फील्ड, एक रियल फील्ड है, ठीक है। क्या फील्ड इसमें करती है, एवरी स्मॉलर ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टूवर्ड्स द बिगर ऑब्जेक्ट। हर छोटा ऑब्जेक्ट हर बड़े ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है। ऐसा नहीं बड़ा भी नहीं होता, होता है, लेकिन छोटा वाला उसके कंपैरिजन में ज्यादा अट्रैक्ट होता है। तो मैंने कहा इस बड़े मास m से r डिस्टेंस पर पॉइंट P है, तो हमने कहा P पे बताओ कितनी फील्ड। आपने लेट किया अ टेस्ट मास m to very small, it can't affect on the capital M, it can't affect on the gravitational field। ना ये फील्ड को प्रभाव डालेगा, ना ये मास m पर प्रभाव डालेगा। तो फॉर्मूला E इक्वल एफ अपॉन m। तो क्या फॉर्मूला बना, क्या बना, द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। क्या बेटा इसकी यूनिट न्यूटन पर केजी बनी, न्यूटन पर केजी। जरा एक चीज अभी देखना, आपको बहुत अच्छी बात यहां मिलेगी कि आपने कहा E इक्वल एफ अपॉन एम और यूनिट बनाई बेटा न्यूटन पर केजी। बेटा न्यूटन की डायमेंशन होती है ml2 ml t-2 और बच्चा kg m होता है, m से m कैंसिल, lt-2। क्या lt-2 को देखकर याद आया कि ग्रेविटी की यही तो होती है, मीटर पर सेकेंड। मतलब ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कुछ नहीं है, जस्ट लाइक अ ग्रेविटी। ये किसकी तरीके बिहेव कर रही है, वो आपको मालूम है कि आपने कोई मिल गया मूवी देखी होगी, बॉल अभी तक वापस नहीं आई, इसका मतलब ग्रेविटी उन्होंने नहीं पड़ी थी। अगर ग्रेविटी होती तो बॉल इन्फिनिटी पर नहीं जाती, तो इन्फिनिटी पर नहीं जाती इसका मतलब है ना अर्थ सबको क्या करती है, और अर्थ का मास कैपिटल एम, हम लोग यूनिट मास, हम लोग क्या है, कहां अट्रैक्ट होते हैं, टुवर्ड्स अर्थ। तो कितनी इंटेंसिटी, E इक्वल एफ अपॉन एम। तो
एफ क्या बेटा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर स्क्वायर। बताओ ये कितना प्रूव होके आया, जीएम अपान आर स्क्वायर। क्या जीएम का रिलेशन भी हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अभी आपने स्मॉल जी का कैपिटल जी से रिलेशन पढ़ा है, क्या निकल के आया था, स्मॉल जी इक्वल जीएम अपान आर स्क्वायर। जीएम अपान क्या बेटा, हम जीएम की जगह जी आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जरा यहां से जीएम को हटा दीजिए, तो जीएम को हटाओगे तो ई इक्वल क्या फॉर्मूला बनेगा, जीएम हटा दीजिए जी आर स्क्वायर, तो बेटा जी आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ये आर कौन सी, डिस्टेंस, ये आर कौन सी, रेडियस, और जी आप जानते हैं, ये आप जानते हैं। तो आपको 3 रिजल्ट फिर यहां मिल गए। कौन कौन से रिजल्ट, अगर हम डिस्टेंस पर हैं ई प्रोपोर्शनल 1 अपान आर स्क्वायर, जितना ज्यादा दूर जाओगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उतनी कम हो जाएगी, ठीक। अगर हम सरफेस पे आ गए तो छोटा आर बड़े आर के इक्वल हो जाएगा, तो दोनों बच्चा कैंसिल और प्रूव होके आ गया इक्वल जी इक्वल, मतलब अर्थ पे इंटेंसिटी कितनी है, जितनी ग्रेविटी है, जितनी ग्रेविटी है। और इनसाइड चले जाओगे तो इनसाइड के में फॉर्मूला बदलता नहीं है, फिर वो फॉर्मूला यही बना रहता है, इक्वल जी आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। बोलो इतनी बात ठीक है। इसी पे हम न्यूट्रल पॉइंट भी निकाल सकते थे। न्यूट्रल पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं उसको भी जरा देख लें, पहले इतना नोट कर लें।